झन्नाटेदार थप्पड़। शशांक ने माँ से कहा, सौरभ की बहू को समझा दो कि अपने शरीर को अच्छी तरह से ढक कर निकला करें। जवान और खुला शरीर बूढ़ी आंखों में भी गलत भावना भर देता है। इतना कहकर शशांक बाहर चला गया, परंतु माँ का चेहरा तन गया। उसने तिरछी निगाहों से स्नेहा की ओर देखा, जो सिर झुकाकर चावल चुन रही थी। उस समय तो माँ चुपचाप रह गई, लेकिन बाद में स्नेहा को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बहू, औरत की इज्जत पग पग पर सैकड़ों लोलुप आंखों के नीचे से गुजरती है। हर आदमी की आंखें औरत के कपड़े के भीतर झांकने की चेष्टा करती रहती है। कुछ हरकतें ऐसी होती है जिनसे आदमी के चरित्र की पहचान होती है। वैसे इसका कुछ अर्थ निकले या न निकले, पर अकेले में आंचल का बार बार बदन से गिर जाना कुछ दूसरे अर्थ भी देता है। मन की तरह शरीर पर भी नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। मम्मी जी, बात ये, स्नेहा ने सफाई देनी चाहिए। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ बहू, न ही तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ कि औरत चाहे तो खुद ही अपने इज्जत को संभाल सकती है और ऐसी लोगों की नजरों से बचा भी सकती है। ठीक है मम्मी जी, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, स्नेहा ने कहा। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसका ध्यान भंग किया। सौरभ के आ जाने से बातें वही खत्म हो गई। पति के आने पर स्नेहा राहत महसूस कर रही थी। अभी इस घटना को बीते 4-5 दिन ही हुए थे कि एक और विवाद ने जन्म ले लिया। हुआ यूं कि स्नेहा सिवलेस गाउन पहने बाथरूम से निकल रही थी कि अचानक डाइनिंग हॉल में शशांक उससे टकरा गया। बेचारी स्नेहा स्फूर्ति से अपने कमरे में चली गई। माँ, शशांक को एक और मौका मिल गया था। मुझे छोटी बहू का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है। अभी बच्ची है, अपने आप समझ जाएगी, माँ ने बात को खत्म करते हुए कहा। तुम बहुत बोली हो, पर यदि अभी से कंट्रोल नहीं किया गया तो परिवार की इज्जत पर भट्टा लग सकता है, माँ ने शशांक को झपटते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? स्नेहा को समझाओ, मर्यादा में रहना सीखे। इसके तौर तरीके कुछ ठीक नहीं है। स्नेहा दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने जेठ और सास के बीच हो रही बातें सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिससे उसकी सास और जेठ उसके चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। उन सारी बातों ने जैसे स्नेहा के चेहरे से हंसी छीन ली। हमेशा खुश रहने वाली स्नेहा बुझी बुझी सी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी व्यथा किससे कहें। जेठ उस पर अप्रोक्ष रूप से लांछन लगा रहे थे और उसकी सास, जो कि एकदम पुराने ख्यालात की थी, उसे रोज औरत की मर्यादा का पाठ पढ़ाती रहती थी। एक बार तो उसके मन में आया कि वह सौरभ से सब कुछ बता दे, परंतु दोनों भाइयों में बेहद प्रेम था और वह प्रेम कहीं उसके कारण टूटकर बिखर न जाए, इसीलिए वह चुप थी। वह अपनी मन की बात जेठानी स्वाति से भी कहकर क्या करती? उसके लिए तो उसका पति परमेश्वर था। रात में जब सौरभ कमरे में आए तो वह एक तरफ मुंह किए पलंग पर चुपचाप लेटी हुई थी। सौरभ ने पूछा, क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? स्नेहा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नींद आ रही है। परंतु सौरभ समझ गया कि स्नेहा परेशान है। उसके मन में छिपे भाव चेहरे से साफ साफ व्यक्त हो रहे थे। इतना उदास तो उसने स्नेहा को कभी नहीं देखा। उस समय सौरभ ने स्नेहा से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रविवार था। सौरभ ने स्नेहा के साथ फिल्म देखने और बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। सौरभ ने सोचा कि स्नेहा घर के अंदर ही बंद दुनिया में रहते रहते ऊब गई है, इसीलिए उदास है। कॉफी हाउस में कॉफी पीते हुए अचानक सौरभ ने स्नेहा से उसके उदास रहने का कारण पूछा। सौरभ ने कहा, मुझे 2-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। जब तक तुम अपनी मन की बात नहीं बताओगी, मैं निश्चिंत होकर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जब स्नेहा ने सारी बात बताई तो सौरभ अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्नेहा जो कह रही है वह सच है। उसके भैया तो एक सुलझे हुए गंभीर आदमी है, वह अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसा लांछन कैसे लगा सकते हैं? अगले दिन सौरभ
ऑफिस के काम से मुंबई चला गया। उसके जाते ही स्नेहा ने अपने जेठ के व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन देखा। कल तक उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाले शशांक ने 2 दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली और अधिकांश समय स्नेहा के आसपास घूमने लगा। कभी वह किचन में कुछ लेने के बहाने आ जाता, तो कभी ड्राइंग रूम में टीवी देखने के बहाने उसके कमरे की ओर नजरें टिकाए रखता। स्नेहा को शशांक की यह बदली मानसिक समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। उनके सीने में इतना तेज दर्द हुआ कि शशांक और स्वाति को माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लगभग 4 घंटे बाद शशांक अकेले घर लौटा और स्नेहा से चाय बनाने को कहा। स्नेहा जैसे ही टेबल पर चाय रख कर जाने लगी, शशांक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। पहले तो स्नेहा ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब शशांक ने उसके हाथ छोड़ने के बजाय शरीर को पकड़ने की कोशिश की, तो स्नेहा ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ शशांक के गाल पर जड़ दिया। शशांक को कतई उम्मीद नहीं थी कि चुई मुई सी दिखने वाली स्नेहा ऐसा रौद्र रूप ले सकती है। वह नीचे कालीन पर गिरा हुआ अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि स्नेहा ने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया और बोली, मेरे चरित्र पर लांछन लगाने वाले जेठ जी, तुम खुद कितने चरित्रवान हो, यह तो मैं पहले ही दिन से समझ गई थी। जब तुमने डाइनिंग हॉल में करीब से जाते हुए मेरे शरीर को छूने की कोशिश की थी, तुमने अपने चरित्र को मुझ पर आरोपित कर मुझे घर में बदनाम करने की कोशिश की। मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, जबकि तुम्हारा चरित्र ही गंदा और दागदार। स्नेहा की गर्जना से शशांक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी आंखें शर्म, क्रोध और भय से लाल हो उठी। वह अब भी चुप था, क्योंकि उसकी पोल पूरी तरह खुल चुकी थी। स्नेहा ने कहा, अब अगर तुमने दोबारा मेरी ओर आंख उठाकर भी देखा, तो तुम्हारे इस गिरे हुए चेहरे को समाज के सामने बेनकाब कर दूंगी। मैं अब हर उस औरत की आवाज बनूंगी जिसे तुम जैसे दरिंदे अपनी झूठी मर्यादा के नाम पर कुचलते आए हो। इतना कहकर स्नेहा अपने कमरे में चली गई और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये आंसू डर या अपमान के नहीं थे, ये आत्मसम्मान और साहस के थे। शाम तक सौरभ लौट आया था। माँ और स्वाति भी घर आ चुकी थी। माँ की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी, पर सौरभ का चेहरा गंभीर था। स्नेहा ने उसे दरवाजा खोलते ही सामने पाया और बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा। उस पत्र में स्नेहा ने पूरा घटनाक्रम विस्तार से लिखा था। कैसे शशांक ने पहले उसके पहनावे पर टिप्पणी की, फिर चरित्र पर सवाल उठाए और अंत में जब घर में कोई नहीं था तब उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। सौरभ ने चुपचाप पत्र पढ़ा, फिर कुछ देर तक आंखें बंद कर बैठा रहा। अचानक वह उठ खड़ा हुआ और झन्नाटेदार थप्पड़। शशांक ने माँ से कहा, सौरभ की बहू। सौरभ इतना भी भरोसा नहीं था कि मेरी पत्नी को ऐसे लांछन का शिकार बनाया, या भरोसा था पर आपने जानबूझकर उसे दबाना चाहा। सौरभ की आवाज संयमित पर कठोर थी। शशांक ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने उसे रोकते हुए कहा, आज आप मेरे लिए मर चुके हैं, और जो इंसान अपने ही घर की औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, वह किसी रिश्ते के लायक नहीं। माँ भी अब चुप नहीं थी। उन्होंने कहा, मैंने बहू को मर्यादा का पाठ पढ़ाया था, लेकिन आज समझ आया कि असली पाठ तो बेटे को देना चाहिए था। उसकी नीयत पर पहले ध्यान देना चाहिए था। बहू को दोष देने से पहले बेटे के चरित्र को परखना चाहिए था। माँ की आंखें शर्म से झुकी थी। शशांक ने सिर झुकाया, पर अब कोई माफी नहीं बची थी। स्नेहा चुपचाप आकर सौरभ के पास खड़ी हो गई। सौरभ ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुमने जो सहा, जो सहन किया और फिर जो साहस दिखाया, वो असाधारण है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा।